नेगेटिव ऑटोप्सी क्या होता है कि आपने कंप्लीट ऑटोप्सी परफॉर्म की, फिर भी आपको कॉज ऑफ डेथ जो है वो नहीं पता चला, वो अननोन रहा, अनडिटरमाइंड रहा, इसको कहते हैं नेगेटिव ऑटोप्सी। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी और सूडो नेगेटिव ऑटोप्सी। ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी से क्या समझ आ रहा है कि आपने वाकई में सही से ऑटोप्सी परफॉर्म की, आपने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी किया, इंटरनल एग्जामिनेशन भी किया, जो सैम्पल्स थे वो आपने डिस्पैच किए, ठीक है, फिर भी आपको कोई भी फाइंडिंग्स नहीं मिलती है, आप कहते हो कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन है, अनडिटरमाइंड है, इसको कहते हैं ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी। सूडो नेगेटिव ऑटोप्सी क्या होता है कि टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, आपकी कोताही की वजह से, आपने सही से एग्जामिन नहीं किया, आपको नहीं पता चला, तो आपने कह दिया कि उसकी जो कॉज ऑफ डेथ है वो अननोन है, अनडिटरमाइंड है, इसको कहते हैं सूडो नेगेटिव ऑटोप्सी। जो ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी है, इसकी एग्जांपल क्या है, जो डेथ्स वेरी इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है ना, वो ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी में आती है। जैसे वेसोवेगल शॉक, वेगस नर्व से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है हार्ट में, जिस वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है। जब बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी ना, बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा और आपका हार्ट स्टॉप हो जाएगा। फ्राइट स्टेट में जब आप किसी इंसान को डराते हो, उसका नाजुक दिल होता है, तब क्या होगा, डराने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ये किस में आता है, ये ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी में आता है। जो सूडो नेगेटिव ऑटोप्सी है उसमें कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, या तो आपने एडिक्वेट हिस्ट्री ही नहीं ली थी, ठीक है, आपको पता ही नहीं था, आपने सही से एग्जामिन नहीं किया। किसकी हिस्ट्री, एनाफाइलेक्टिक शॉक की, नीमोथोरेक्स, वेगल इनहिबिशन और एपिलेप्सी की, या फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनर, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही बहुत ज़्यादा कम है ना। अब अगर हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करते तो हम उसको देख के भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब उसकी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होगी तो उसको नहीं पता चलेगा। जैसे इस्कीमिया, हार्ट डिजीज़, कॉर्नी स्पाज्म, डिस्टल कॉर्नियल आर्टरी ओक्लूजन। लैब्स इन एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन में ही आपने कोई गलती की है। आप कौन से एग्जामिनेशन करते हो, एक्सटर्नल, इंटरनल एग्जामिनेशन और लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन करते हो। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में जैसे एक बंदा है, उसको पॉइजन बाइट हुआ, आपने जब एग्जामिन कर रहे थे आपने वो नहीं देखा, ड्रग एडिक्शन हो सकती है, ठीक है, या उसको करंट लगा हो सकता है। इंटरनल एग्जामिनेशन में एयर एम्बोलिज्म आ जाता है, नीमोथोरेक्स, कॉर्नियल स्पाज्म और डिस्टल कॉर्नियल आर्टरी ओक्लूजन, ये हो सकते हैं। आपने लेबॉर्ट्री में जो सैम्पल्स थे वो भेजे, आपको फॉल्टी और नेगेटिव रिजल्ट्स मिला, ठीक है, यानी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से आपको कॉज ऑफ डेथ जो है वो नहीं पता चलता। इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा और डिजीज़, ठीक है, इसमें क्या है कि आपका दिल बंद होएगा तो आपकी डेथ हो जाएगी। जैसे अगर पैथोलॉजी हुई है ऐसे एवी नोड की, या बंडल ऑफ हेयर्स की, या मायोकार्डाइटिस है, या फैट या एयर एम्बोलिज्म है। ट्रॉमा एंड सील्ड साइट, जैसे एक बंदा है उसको फायर आर्म इंजरी हुई है सील्ड साइट पे, सील्ड साइट कौन सी है, नॉस्ट्रल्स, ईयर और पैलेट है, और आपको उस इंजरी का नहीं पता चलता। या एटलांटो ऑसिपिटल या एटलानो एक्सियल जॉइंट जो होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ, तो दोनों में सिम्टम्स सेम होते हैं, आपको नहीं पता चलता डिसलोकेशन का। एक्सहूमेशन क्या होता है कि आपने कब्र में से लाश को निकाला ताकि उसकी कॉज और मैनर ऑफ डेथ जो है वो डिटरमाइन कर सको, ठीक है। हो सकता है किसी इंसान ने साजिश की हो और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसको चेंज करवा दिया हो, तो आप कहोगे दया कुछ तो गड़बड़ है, तो आप अपील करते हो कि दोबारा से ऑटोप्सी की जाए। या हो सकता है कोर्ट में कलेश हो जाए कि ऑटोप्सी रिपोर्ट जो है वो गलत है, हमारे बंदे को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो आप कोर्ट से अपील करते हो कि दोबारा से एग्जीबिशन जो है वो कंडक्ट करवाई जाए। इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस जिसने एग्जीबिशन को अरेंज करना होता है, मेडिकल बोर्ड जिसमें 3 डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसकी जो टाइम लिमिट होती है ना, आज सच कोई भी नहीं है, मगर फ्रांस में 10 ईयर है और जर्मनी में 30 ईयर्स हैं, ठीक है। जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ना अडल्ट के, वो 5 ईयर्स के बाद डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, चाइल्ड के होते हैं वो इसके हाफ टाइम में, ठीक है। उसके बाद जो है वो बोनी फ्रेम रह जाता है, जो डिकम्पोज नहीं होता वो 100 ऑफ ईयर्स रहता है। हमने कोशिश करनी है कि हम इन ईयर्स से पहले कर लें, अगर हम बाद में करते हैं ना तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा और एग्जामिनेशन यूज़लेस भी हो सकती है, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या है कि एक मुर्दे को दफनाए हुए 3 से ज़्यादा हफ्ते हो गए हैं, उसके बाद सुबह सुबह तीनों पार्टीज़ आती हैं, मजिस्ट्रेट, पुलिस और तीनों डॉक्टर्स, ठीक है। और जो पुलिस होता है उसका काम ये होता है कि उसके सारे एग्जीबिशन को जो है अरेंज करना है, और जो पब्लिक होगी ना उसको आने नहीं देना, उसको इंटरफेयर नहीं करने देना है। मजिस्ट्रेट उसके रिलेटिव्स को कहेगा या जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कि कब्र को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी डिगिंग शुरू होगी। कब्र को थोड़ी देर हमने ओपन रहने देना है ताकि जितनी भी फाउल गैसेज है ना वो एस्केप हो जाए।
उसके बाद हम जो मुर्दा है उसको निकालेंगे और वुडन बोर्ड पे लिटा देंगे और उसकी बॉडी को वॉश करेंगे। कुछ मुर्दे जो हैं वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन में होते हैं, इसलिए जब आप उनकी ऑटोप्सी करते हो काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, आपको देखो कि आपने ऑटोप्सी परफॉर्म करनी है, आपको एडिक्वेट लाइट चाहिए, तो इसलिए आप सुबह जल्दी आते हो ताकि एडिक्वेट लाइट में ऑटोप्सी परफॉर्म कर सको। ऑटोप्सी करने से पहले आपने लाजमी तौर पे कबर को आइडेंटिफाई करवाना होता है, वरना ऐसे तो आप गलत जो लाश है उसकी ऑटोप्सी कर लोगे ना। और आपने अपना भी ख्याल रखना है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो जाए, आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आप फेशियल आइडेंटिफिकेशन करते हो लाश की, ठीक है, कुछ केसेस में पॉसिबल नहीं होता। एनाटॉमिकल और डेंटल डाटा से आप उसका एज और सेक्स जो है वो कंफर्म करते हो। एनाटॉमिकल से कैसे, जो ग्रेविड यूट्रस है वो फीमेल्स में होती है और प्रोस्टेट मेल्स में होता है, इससे हमें उसका जेंडर पता चल जाएगा। डेंटल डाटा से उसकी हमें एज कैसे पता चलेगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पे जो टीथ हैं वो इरप्ट होते हैं, उससे हम उसकी एज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। हाइट के लिए हम लॉन्ग बोन्स यूज़ करते हैं। कॉज ऑफ डेथ के लिए हमें वाइटल ऑर्गन्स जो है वो चाहिए होते हैं, जो कि सॉफ्ट टिश्यूज से बनते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस वक्त लाश की कंडीशन कैसी है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं ना वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। अब आप कौन से सैम्पल्स जो हैं वो कलेक्ट करोगे, जो कॉफिन होता है ना, आपने उसके इर्द गिर्द की सॉइल लेनी है, ऊपर वाली भी लोगे, नीचे वाली भी, और साइड से आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। और जो कॉफिन में होगी वो भी आप कलेक्ट करोगे। कंट्रोल स्पेसिमेन के लिए आप क्या करोगे, जो कबर है ना उससे थोड़ा सा दूर जाके वहाँ की जो सॉइल होगी उसको कलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर कॉफिन में फ्लूइड है तो वो भी आप कलेक्ट करोगे, यानी आपने सॉइल कलेक्ट की और फ्लूइड कलेक्ट किया। लिमिटेशन क्या है, जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना एग्जीबिशन के, वो डिपेंड करते हैं कि इस बंदे को मरे हुए कितना टाइम हो गया, क्योंकि एक टाइम के बाद जो है टिश्यूज़ डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, आपको क्लियर रिज़ल्ट नहीं मिलता जितना आपको फ्रेश केस में मिलता है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ डिकम्पोज हो गए हैं, तो आप अपना ओपिनियन सही से नहीं दे सकते हो। अब हाँ, कह सकते हो कि शायद ये एंटीमॉर्टम जो है फाइंडिंग हो, आप जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स होती है ना वो आराम से दे सकते हो कि इसमें ये चेंजेस आ चुकी हैं। एग्जीबिशन जो है काफ़ी मंथ बाद आप करोगे ना तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, मगर पॉइजनिंग केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप काफ़ी मंथ बाद भी कर रहे हो ना तो आप एग्जामिन करके बता सकते हो कि इसको जहर दे के मारा गया था, ठीक है। एलोस में ना एक और टॉपिक लिखा हुआ था, ऑटोप्सी ऑफ मल्टीलेटेड बॉडी। मल्टीलेटेड बॉडी कौन सी होती है, जो डिसफिगर्ड होती है, जिसके लिम्स नहीं होते या कोई बॉडी पार्ट जो है वो नहीं होता। जो टेस्ट है वो हम सॉफ्ट टिश्यूज़ पे करते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ कौन से हैं, स्किन है हम लोगों के पास, मसल्स हैं जो बॉन के साथ अटैच होते हैं, हम उन पे टेस्ट करते हैं। जैसे अगर कोई ब्लास्ट हुआ है ना तो ब्लास्ट में काफ़ी लोग मरते हैं, अगर उनके बॉडी पार्ट्स कोई बॉडी से अलग हो जाते हैं ना तो आपको वो मिलते हैं। अगर आपको पता है कि ये सेम इंडिविजुअल के हैं तो आप उनके साथ लगा देते हो। जो एज है हमें स्टेट ऑफ एपिफिक्सिस और स्टेज ऑफ टीथ से पता चल जाती है। सेक्स के लिए आप प्रोस्टेट और ग्रेविड यूट्रस से आइडेंटिफाई कर लेते हो। अगर आपने किसी की बॉडी को आइडेंटिफाई करना है तो आप उसकी स्किन, हेयर, हाइट और नेट से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और हम कॉज और टाइम सिंस डेथ जो है वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं।